बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर ब्लैक डे है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन की सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। इलेक्शन शेड्यूल आ गया है। टिकटें बांटी जा रही हैं। नून लीग मसरूफ़ है टिकटें बांटने में, लेकिन वो अपनी कैंपेन पर भी काम कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी पर, बयानिए पर, उन सारी चीज़ों पर काम साथ साथ चल रहा है। परेशान है तो पीटीआई, जिस पर कब्ज़ा हो गया है वकीलों का। पीटीआई अब एक वकीलों की पार्टी बन गई है। अलीमा खान की भी छुट्टी, बुशरा बीबी की भी छुट्टी। अब बनेगा क्या, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? वैसे जाने वालों में और आने वालों में आईपीपी भी शामिल है, जिसमें नए लोग आ रहे हैं। और क्या अलीम खान की छुट्टी हो रही है? मतलब अलीम खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है? आईपीपी के हवाले से ये सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो कल रात आ गया था, मैंने आपसे बात भी की, सुबह भी बात हुई थी आपसे। मेरे सुबह के ब्लॉग में भी मैंने उसी का जिक्र किया सारा। लेकिन उस एक तो ये हुआ कि सुबह चीफ जस्टिस साहब रवाना हो गए। उन्होंने अपने रूटीन की छुट्टियों पर जाना था, वो चले गए। हमारी सर्दियों की छुट्टियाँ भी होती हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन वो जो काम कर गए हैं वो एक बहुत बड़ा काम हो गया है। बड़ा काम इस सेंस में कि आपको याद होगा मैं बार बार कहता था कि मुझे इलेक्शन नहीं नज़र आते, और अगर हुए तो सिर्फ एक शख्स की वजह से होंगे। उसकी सिर्फ एक वजह होगी और वो हो गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। सिर्फ उनकी वजह से इलेक्शन हो सकते थे और वही हुआ। उन्होंने कल शाम में जिस तरह से एक अचानक एक मूव चली, और पहले उनकी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और फिर बातें शुरू हुई कि पिटीशन आ रही है, फिर पार्टियाँ बन रही हैं, उसमें फ्रीक बन रही हैं, फिर टीमें पहुँचनी शुरू हो गई, फिर लोग पहुँचने शुरू हो गए। सारा कुछ कर करा के फाइनली फ़ैसला हो गया कि हाई कोर्ट ने गलत फ़ैसला दिया है। वो आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग रोकना, अगरचे इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था वो थोड़ा सा ना अजीब व गरीब सा लग रहा था। चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे कि शेड्यूल, और वो कह रहे थे वो डीआरओज़ की ट्रेनिंग के बाद, वो कहते शेड्यूल, वो कहते टीआरओज़, कहते नहीं आज बताएं, अभी बताएं, आज ही इशू करें। और फिर वो कल ही रात इशू हो गया। वैसे तो आज तक का भी टाइम था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने गुंजाइश नहीं रखी। उनका मैं जा रहा हूँ उससे पहले करें, ये ना हो कि मैं चला जो बाद में आप कुछ और कर दें तो फिर बाकी लोगों ने देखना हो। तो उन्होंने खुद ही अपने सामने क्या, उनका जी मैं अगर चला जाता कल जहाज़ में बैठ के निकल जाता तो फिर क्या होना था। बहरहाल जनाब चीफ जस्टिस साहब की एफ़र्ट एक मरतबा फिर कामयाब हुई है, एक और स्टेप पर। पहले जो ये डेट अनाउंस हुई थी वो भी चीफ जस्टिस साहब की वजह से हुई थी, आपको याद होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था चले जाएं सदर साहब से जाके बात करें और डेट दें, तो उस वक्त भी उनकी वजह से हुई थी। और अब उसका शेड्यूल अनाउंसमेंट का मरहला जो है वो भी चीफ जस्टिस साहब की वजह से हुआ है। पता नहीं अभी हमें कितनी मरतबा और चीफ जस्टिस साहब की ज़रूरत पड़े इस इलेक्शन की जो कंडक्ट होने के टाइम तक, मतलब उसको कामयाब इनकाद तक यूँ समझ लें। वैसे तो उनकी हमें बहुत ज़रूरत है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, और अपना पूरा वो टेन्योर फुल फ्लैज तरीके से इसी तरह इस्तेमाल करें, गुजारें, चलें जो भी कह लें, वो सारा हो जाएगा। तो पार्टियों की दौड़ लगी हुई है। नून लीग अपनी टिकटें बांटने पे लगी हुई है, धड़ाधड़ मीटिंगें हो रही हैं, वो पार्लिमानी बोर्ड चल रहे हैं, और ज़रा काफ़ी दिन से उनका ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब उसमें तेज़ी आ गई है। और मियाँ साहब उसको कंप्लीट करके, मेरा ख्याल अगले 1-2 दिन में वो कंप्लीट करके फिर अपनी इंतखाबी मुहिम की तरफ आएंगे, जिसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उनकी जो कंसर्न टीम्स हैं वो उस पर काम कर रही हैं। और हाँ, लोगों का आना जाना चलता रहेगा। कुछ लोग नून लीग में शामिल हो रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में खबर आई है, ARY ने खबर दी है कि वो अगले चंद रोज़ में इस्तीफ़ा दे देंगे, बाकायदा अनाउंस करके छोड़ देंगे, और उसके बाद वो देखेंगे कि किसकी क्या हिमायत करनी है, लेकिन वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देंगे। और शायद फ़िलहाल वो किसी और पार्टी में जा भी नहीं रहे। अच्छा, कुछ लोग आते भी रहेंगे। अच्छा, आने जाने का सिलसिला तो इवन वो हुकूमत में से हुआ, अगरचे वो अब तकरीबन क्लोज समझे उस मामले को। सरफराज बुगटी साहब ने रिज़ाइन किया क्योंकि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसके अब 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि, बल्कि एक ही पहलू है बस, कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना था और उन्हें अब यकीन हो गया या उनका वो करीब तरीन यकीन के पहुंच गए हैं कि इलेक्शन हो रहा है, इसलिए उन्होंने शेड्यूल के अनाउंसमेंट से बिल्कुल पहले इस्तीफ़ा दिया और अब वो इलेक्शन लड़ेंगे ताकि अगला सेटअप जो भी आएगा उसमें वो शामिल हो सकें। अच्छा, इससे ये नज़र आ रहा है कि जो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतों में, निगरान हुकूमतों में जो लोग शामिल हैं, उन्हें भी अब एहसास हो रहा है कि इलेक्शन होने जा रहा है।
इससे पहले नहीं था। और उसकी बड़ी सिंपल सी वजूहत है कि किसी को भी नहीं था ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती भी नहीं थी। खैर उस पर बहुत बहस हो चुकी है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक सवाल ये भी हो रहा था कि कौन रोक रहा था, वो कौन था जो इलेक्शन रोकना चाहता था, लेकिन उस बात का कोई जवाब नहीं आया। तो वो सारा हो गया है। नून लीग में जिस तरह से लोग आ और जा रहे हैं, इसी तरह से IPP का भी मसला है। IPP में लोग आ भी रहे हैं। हुमायूं अख्तर साहब, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे, मारूफ शख्सियत हैं, पहले भी सियासत में भरपूर हिस्सा लेते रहे हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। ज़ाहिर है जनरल साहब के साहबजादे हैं, उनसे बड़े बिजनेसमैन थोड़े ही होने चाहिए, लेकिन बहरहाल हैं। तो वो IPP में शामिल हो गए हैं, बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन इस मौके पर दो बड़े अजीब-व-गरीब से पैगाम आते हैं। एक पैगाम तो उनका है जहांगीर तरीन साहब का, जो कह रहे हैं कि कोई अब हमने कुर्बानी नहीं देनी, मतलब उनका मतलब अब तो हम तो आगे चलेंगे ना, कुर्बानियों वाला टाइम गुजर गया हमारा। दूसरा बयान बड़ा अजीब-व-गरीब सा है, वो अलीम खान साहब का है। उन्होंने कहा अगर मेरी कुर्बानी से काम चलता है, कोई बेहतरी हो सकती है, भलाई हो सकती है, तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब अलीम खान साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी से कुर्बानियों की बातें शुरू हो गई हैं। क्या पार्टी का सदर तब्दील हो रहा है? मतलब ये जो कोई नए साहब आ रहे हैं, हुमायूं अख्तर साहब या किसी और को अगर लाया जा रहा है, तो क्या अलीम खान साहब को रिप्लेस किया जा रहा है? तो इस तरह की खबरें या इस तरह की बातें नज़र आ रही हैं इन खबरों से। अलीम खान साहब का ये बयान कि मेरी कुर्बानी से अगर काम हो सकता है, तो देखें ना, अजीब सा लगता है कि अभी तो पार्टी अभी तो चलनी है, बात आगे चलनी है और अभी और इलेक्टेबल्स का उम्मीद रखनी चाहिए PTI IPP को कि उनके साथ लोग शामिल हो जाएंगे। ज़ाहिर है वो उस पर काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। वो तो बहुत सी पीपल्स पार्टी भी कर रही है। पंजाब में खुसूसन उनका ख्याल है कि अभी भी गुंजाइश है, उनके पास लोग आएंगे, उनकी पार्टी में शामिल होंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान पार्टी है वो है PTI जो है, अब वो सियासी जमात से ज़्यादा बार एसोसिएशन बनती जा रही है। वो आप समझे कि पॉलिटिकल पार्टी के बजाय वो लॉयर्स पार्टी बन गई है। वैसे तो लॉयर्स पार्टी भी पहले से, मतलब जिस तरह से यू टर्न पार्टी कह लें, चले यूँ कह लें, वो थी, लेकिन अब वो लॉयर्स पार्टी बनती जा रही है। वकीलों का कब्ज़ा है, चेयरमैन वकील हैं, हामिद खान साहब हैं, दूसरे वकला हैं, शेर अफजल मरवत साहब की अपनी एक कहानी होती है और आपस में झगड़े भी हैं। मतलब हामिद खान साहब को उन पर एतराज़ भी है, हामिद खान साहब उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं, कहते हैं कौन है, पता नहीं कहाँ से आया है। शेर अफजल मरवत समझते हैं कि बस वही सब कुछ है, वो इमरान खान को रिप्लेस वो कर रहे हैं। और तो और अब लतीफ़ खोसा साहब भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मतलब सारा, अच्छा वो जो सुप्रीम कोर्ट में भी एक खातून मोहतरमा ने कोशिश की, मिशाल यूसुफजई साहिबा ने, वो एक अजीब और ही कहानी है। खैर उनका तो बैकग्राउंड से सारी जो किसका वो बचपना कह लें, बच्चों वाली स्टोरी है, बच्चों में से भी ख़ास PTI वाला ट्रेंड जो है ना, वो वाला, मतलब उस पर तफसील में नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन बार फ़ैन फॉलोइंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, उसके साथ वो है। तो लतीफ़ खोसा साहब भी आ गया, तो अब ये वकीलों की पार्टी बन गई है। और याद रखें कि मतलब पर्सनल कोई वो नहीं, लेकिन जो वैसे लोग कहते हैं ना कि वकीलों को लोग घर किराए पे नहीं देते थे। एक आम ट्रेंड ये था, वो कहते थे अगर ज़रूरत पड़ी, जब खाली कराना पड़ा तो इनसे कौन खाली कराएगा। वकीलों से डरते हैं ना, वकील साहब का क्या, उन्होंने एक केस करवा देना और फिर लंबा चलता रहना, तो फंस जाएंगे लोग, तो डरते थे। तो इमरान खान साहब की पार्टी पे वकीलों का अब कब्ज़ा है। अब क्या इमरान खान साहब को या उनकी फ़ैमिली को पार्टी वापस मिलेगी, बहुत मुश्किल है। वैसे तो फैमिली में और मसाइल हैं। बुशरा बीबी तो अपने वो इद्दत की मुद्दत और उसके बाद फिर तोशा खाना और इस तरह की, फिर वो 190 मिलियन पाउंड अभी उनका लंबा अरसा उन चीज़ों में गुजर जाएगा, वो उसमें फंसी रहेंगी। अलीमा खान साहिबा के लिए गुंजाइश थी कि शायद वो पार्टी की सरबराह बन जाएं, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो वकील के हाथ में चली गई है पार्टी, पता नहीं, वो भी इमरान खान साहब ने किसी ने बताना है। जैसे वो बताते ना कि मैंने चेयरमैन नैब किसके कहने पर लगाया, इलेक्शन कमिश्नर किसके कहने पर हुआ, और ये अला अबला सारी चीज़ें जो खुद फैसले करते थे, वो बाद में किसी और के खाते में डाल देते थे ना, आर्मी चीफ के खाते में डालते थे, बाजवा साहब के खाते में। तो अब तो वो भी नहीं है मसला, तो अब किसके खाते में डालेंगे, बार उन्हें डालना है। तो अलीमा खान साहिबा तो मुकदमात करवा रही हैं इंग्लैंड में और अमेरिका में, शायद वो वहीं पर जाकर मुकदमात लड़ें बच्चों के साथ। तो होना कोई नहीं है, कोई मुकदमा नहीं होना, कुछ नहीं होना, ना लंदन में होना ना अमेरिका में होना। किस बेस पे करेंगे, क्या करेंगे? वहाँ मुकदमा कर दिया तो वहाँ इसी तरह नहीं फारिग हो जाना, वहाँ फिर जो मुकदमा करेंगे उसमें खुद फंस जाएंगे, क्योंकि कोई सबूत तो है नहीं, कोई बेस तो है नहीं, सिर्फ ज़ुबानी बातों पे है, तो ज़ुबानी बातों में फिर खुद फंसेंगे। फिर वो ना बातों से बातें निकलती हैं, कुछ और बातें निकल आएंगी, उसमें खान साहब ने फंस जाना, इसलिए वो आई एम श्योर वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, उनका एक मसला ज़रूर आ रहा है,
वो मसला ये है कि उन्होंने पीटीआई ने डिसऑन कर दिया उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। तो ये उनकी स्टेटमेंट आ गई है, जियो पे ये पूरा चल गया है कि वो उससे डिसऑन कर रहे हैं। वो कहने कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो हैं कौन लोग? आदिल राजा, शाहीन सहबाई, साबिर शाकिर, ऐसे लोग जो पागलपने की हद तक जो कुछ वो बोलते हैं या लिखते हैं, जो कहते हैं, वो सारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स के ख़िलाफ़, फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ वो जो बातें करते हैं, पीटीआई ने कह दिया हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इनको खुद सोचना चाहिए अपना मुस्तकबिल कि जिसके लिए कर रहे हैं वो धोबी का है ना इधर का ना उधर का, घर का ना घाट का। तो खुद सोच लें कि करना क्या है। अच्छा, और यही वो लोग हैं जो आर्मी चीफ़ के वाले से भी ना धड़ाधड़ प्रोपेगेंडा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे है। आर्मी चीफ़ अमेरिका गए हुए हैं, अच्छा उनकी मुलाकातें हो रही हैं, ब्लिंकन से मुलाकात हुई है उनकी, उसकी तस्वीर आ गई है, आर्मी चीफ़ हैं। अच्छा, अच्छी तस्वीर भी है, वो हाथ मिला रहे हैं, साथ DGISI खड़े हैं, तो तस्वीर आ गई है। तो उस पर भी उन्हें एतराज़ है कि जनाब ये क्यों है, इसमें बॉडी लैंग्वेज ऐसी है और वो हाथ बांधे हुए हैं कहीं। भाई खड़े होने का तरीका होता है, उसमें सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अच्छा, दूसरी तस्वीर आर्मी चीफ़ की वर्दी गायब हो गई है। वो वर्दी गायब ऐसे हो गया कि वो ज़ाहिर सिविलियन यूनिफॉर्म, वो कपड़ों में, ड्रेस में उससे मिल रहे हैं सेक्रेटरी जनरल से UN के। तो जनरल आसिम मुनीर जनरल सेक्रेटरी UN से मिल रहे हैं। अच्छा, एक वो तस्वीर भी है। मुसीबत पड़ी हुई है उन्हें कि क्यों हो रहा है। और भाई पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है कि आर्मी चीफ़ और फ़ौज के कंट्रोल में बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे जो मामला हैं। और इस वक्त तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी नहीं मौजूद। वैसे तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी हो तब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को खुद ही बताना पड़ता है कि सारे काम आर्मी चीफ़ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आर्मी चीफ़ लेकर आ रहे हैं, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो आर्मी चीफ़ लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम बार बार सुन चुके हैं, इसलिए इन पे वो कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। लेकिन वो अपनी मुलाकातें कर रहे हैं, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के हवाले से ही कर रहे हैं। और जो अगली हुकूमत भी आएगी उसमें भी चीज़ें ऐसी चल रही होंगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, इसका भूल जाएं तब्दीली, कोई चक्कर नहीं है, इसी तरह से चलनी है चीज़ें। और ज़ाहिर है वो और सबकी रजामंदी से चलनी है, इसमें किसी को नाराज़गी भी नहीं होनी, सबकी रजामंदी से चलनी है। लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी चल रही होती हैं, उनमें आज का ब्लैक डे है। आज 16 दिसंबर, बहुत से लोग उसको कोट कर रहे हैं और बहुत से लोग जो ज़िम्मेदार हैं वो उस पर बात नहीं कर रहे। 2 मल्टीप्लाई होता है ये 2 से। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, वो हमारी फ़ौजी शिकस्त भी थी, वो हमारी सियासी नाकामी भी थी। और उसके बाद फिर 16 दिसंबर 2014 APS स्कूल था और वो बच्चे, वो मासूम बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे, अब उनके यूनिफॉर्म है जो लटके होते हैं घरों पर, और उनकी माएँ हैं जो रो रही होती है, और वो तस्वीरें हैं जो हम देखते हैं। क्या करे बंदा, मतलब इतना बड़ा सानिया। अच्छा, और दुनिया भर में होते हैं, सानियात हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस पर रिएक्शन आता है। हमारी बेहिसी ये है कि हमने उस पर कुछ भी नहीं किया। हमने बातें बहुत हुई हैं, नेशनल एक्शन प्लान बने हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, लेकिन उन बच्चों के माँ बाप तो बस यही पूछते हैं ना, वो कहते हैं कि कौन मुजरिम थे। हम तो उन्हें ये भी नहीं बता सकते कि मुजरिम कौन थे, क्योंकि हमने उन्हें आइडेंटिफाई ही नहीं किया। और जो आइडेंटिफाइड थे, जिन्होंने क्लेम किए थे, वो भाग गए। पता नहीं कैसे भाग गए, कोई ऊबर पे बैठ के भाग गया, कोई वैसे भाग गया। मैं फिर दोहरा दूं कि हादसे दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी सानहा हो सकता है, लेकिन कौमों की ज़िम्मेदारी ये होती है कि उसके मुजरिमों को पकड़ा जाए, ताकि आइंदा ऐसा या वैसा सानहा ना हो सके। क्या हमें उम्मीद है कि हम इनसे आइंदा बच सकेंगे? हाँ, दुआ तो हमें करनी चाहिए, वो तो हम करेंगे, लेकिन महज उन्हें शहीद डिक्लेयर करके हम अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकते। वो उनकी माँओं ने फिर ये भी कहा ना, उन्होंने कहा हमने मैदान जंग में नहीं भेजा था, हमने तो पढ़ने के लिए भेजा था। उम्मीद करनी चाहिए कि हम ऐसे सानहों से बचे रहें,
लेकिन उसका तरीका एक ही है कि मुजरिमों को पकड़े और उनको सज़ा दे। शुक्रिया।